गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम यूनिट 7 के लास्ट टॉपिक पर हैं, लास्ट उस पे, और उसमें हमने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से स्टार्ट करना है। यानी कि हमने मैटर का डुअल नेचर हमने समझना है, मैटर का डुअल नेचर, ठीक है, ये हमने समझना है आज, जो इसको डी ब्रोगली ने कहा दिया था। सो उनकी हाइपोथेसिस आज हमने समझनी है, ठीक है। अब पहले इसके पीछे थोड़ा सा 2-3 इसकी पॉइंट्स जो इसको समझने के लिए जरूरी है वो बात करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वीडियो में भी समझा चुकी हूं कि फिजिक्स के हिसाब से अगर हम यूनिवर्स को बांटें तो यूनिवर्स सिर्फ 2 हिस्सों में बंट सकता है। एक हिस्से में मैटर आएगा और दूसरे हिस्से में आएगी एनर्जी, यानी मैटर यानी पार्टिकल्स और एनर्जी यानी वेव्स, ठीक है। सो या तो आप बोलो कि 2 हिस्से हैं यूनिवर्स के अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। इस यूनिवर्स में हर चीज या तो मैटर है या एनर्जी है, यानी या तो वो पार्टिकल है या वो वेव फॉर्म में है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हर पार्टिकल के पास एक मास होगा, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर हर पार्टिकल एक यूनिक पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। यानी अगर जैसे आप और मैं पार्टिकल्स हैं तो अभी इस वक्त हम जहां बैठे हैं इस पोजीशन के अलावा हम यूनिवर्स में कहीं भी और अवेलेबल नहीं होंगे। सो हमारी एक यूनिक पोजीशन है एट ए गिवन टाइम, ठीक है। और इसके कारण हमारे पास टाइम और पोजीशन के कारण हमारी एक यूनिक वेलोसिटी भी होगी एट वन पर्टिकुलर गिवन टाइम, ठीक है। और उस वेलोसिटी और मास के कारण हर पार्टिकल का एक टाइम पर एक पर्टिकुलर क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज एक पार्टिकल की या मैटर की जो है वो ये बिल्कुल खास प्रॉपर्टीज हैं कि हर एक मैटर के पास मास होगा, यूनिक पोजीशन एट ए गिवन टाइम ये होगा, और उसके कारण एक वेलोसिटी होगी जो उस टाइम पर उसकी उतनी पर्टिकुलर होगी और मोमेंटम भी होगा, ठीक है। अब अगर हम दूसरे हिस्से की, दूसरी तरफ की बात करें तो वेव्स या जो एनर्जी है वो इस तरह से हम शो करते हैं। पार्टिकल को तो हम यहाँ पॉइंट से शो करते हैं, वेव्स को हम इस तरह से शो करते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? इनकी 2 प्रॉपर्टीज जो हम डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। एक है इसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरा है इसका वेवलेंथ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज मैटर पार्टिकल की है। मुझे पता है मैं रिपीट कर रही हूं, लेकिन इसलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों, कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है मास, वेलोसिटी, पोजीशन, मोमेंटम, और एनर्जी या वेव्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। किसी भी हालत में ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं। हमें यही बचपन से सिखाया जाता है कि जो मैटर है वो एनर्जी नहीं हो सकता, यानी वो वेव नहीं हो सकता, क्योंकि वेव का मास, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सूरज से, सन से हमें वेव मिल रही है, लाइट वेव, उसका मास बताइए, तो क्या आप उस लाइट वेव को इकट्ठा करके उसका मास बता सकेंगे? नॉट पॉसिबल। क्या वो एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है एक टाइम में? तो आप अपने आसपास ही देख लो, वही लाइट वेव इसी वक्त पूरे कमरे में हर एक लोकेशन पर बैठी हुई है, तो पोजीशन भी यूनिक नहीं है, ठीक है। सो जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं वो वेव के साथ मैच नहीं करती, जो वेव की प्रॉपर्टीज हैं वो पार्टिकल्स के साथ मैच नहीं करती। ये बिल्कुल 2 अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आइंस्टाइन जो इतना जीनियस थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए कहा कि एनर्जी वेव, जिसको हम लाइट मान के चल रहे थे कि वो वेव और एनर्जी है, आप ऐसा करो, ये समझ लो कि वो लाइट एक बड़े फेमस बॉलीवुड हीरो की तरह डबल रोल प्ले कर रही है अपनी पिक्चर में, ठीक है। यानी लाइट अपनी मर्जी से कभी वेव भी बन जाती है और कभी कभी वो अपना रूप चेंज करके क्या, किसका पार्ट ले लेती है, पार्टिकल का पार्ट भी ले लेती है, ठीक है।
तो आइंस्टाइन के लॉजिक के हिसाब से उन्होंने कहा कि लाइट, और लाइट बोलने का उनका मतलब था वेव्स, दे हैव डुअल नेचर। डुअल नेचर यानी कि वो डबल रोल प्ले करती हैं। जब आइंस्टाइन ने ये कहा कि वेव्स डबल नेचर प्ले कर सकती हैं, तो उसी वक्त ध्यान देंगे डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, ये बात मैं बहुत बार बच्चों को बताती हूँ, आपको भी बता रही हूँ इसीलिए। ही वॉज नॉट अ वेरी बिग साइंटिस्ट एट दैट टाइम। वो फिलहाल पीएचडी स्टूडेंट थे, वो अपनी डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे थे। और जब उन्होंने आइंस्टाइन की ये थियरी सुनी तो उनका दिमाग चला कि यूनिवर्स दो चीजों से बना है फिजिक्स के हिसाब से, वेव्स एंड पार्टिकल। अगर वेव डुअल नेचर कर सकती है तो क्या ये लॉजिकल नहीं है कि पार्टिकल भी डुअल नेचर करे? ठीक है, तो यहां पर डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस स्टार्ट की उन्होंने जो अपनी थियरी स्टार्ट की, उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने दो चीजें लिखी। पहली पॉइंट उन्होंने लिखा, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स, वेव्स एंड पार्टिकल्स। ये इन्होंने पहला पॉइंट लिखा, ये जो मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को हर जगह सिमेट्री पसंद है। नेचर में आप देखो, 6 महीने की सर्दी, 6 महीने की गर्मी, ठीक है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। नेचर हर जगह सिमेट्री पसंद करती है। यानी अगर लाइट, ये जो वेव है, ये डबल कैरेक्टर प्ले करती है, तो फिर नेचर सिमेट्री पसंद होने के कारण वो पार्टिकल को भी डबल नेचर प्ले करने की इजाजत देगी। और यहां से उनकी थियरी स्टार्ट हुई कि डी ब्रोगली को ऐसा लगा और उन्होंने ऐसा सोचा या उन्होंने ऐसा लॉजिक लगाया कि पार्टिकल भी डुअल नेचर ले सकता है। यानी कभी ऐसा कोई पार्टिकल हो सकता है जो किसकी तरह बिहेव करे, एक वेव की तरह बिहेव करे। जैसे लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने समझाया था कि यहाँ लाइट वेव की नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह, फोटॉन नाम दिया था, उसकी तरह बिहेव कर रही है। तो डी ब्रोगली ने ये सारे पॉइंट्स अपने लॉजिक में लगाते हुए कहा कि मेरे हिसाब से जो पार्टिकल है वो भी डुअल नेचर रख सकता है, और कई बार पार्टिकल एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, एक बात यहां आप अच्छे से समझें कि ये जितनी भी बातचीत हो रही है डी ब्रोगली की अभी तक, ये सब थियोरेटिकल है, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया अभी तक। ये सिर्फ थियरी में उन्होंने अपनी एक थियरी, एक लॉजिक रखा है सामने। और अब जो हम आगे 2-3 डेरिवेशन समझने वाले हैं वो भी सब थियरी में ही समझने वाले हैं, डी ब्रोगली की थियरी को ही समझ के चलने वाले हैं। और लास्ट में फिर एक एक्सपेरिमेंट आएगा जो इस थियरी को प्रूव करेगा कि हाँ, डी ब्रोगली का लॉजिक बिल्कुल सही था। और वो प्रूव करता है कि एक पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल लिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को दिखाया कि हाँ, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। सो लास्ट में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो आएगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको 2 मिनट साइड रखते हैं। अभी हम सिर्फ डी ब्रोगली की लॉजिक और थियरी की तरफ बात करेंगे। तो क्या उन्होंने अपनी थियरी में आगे लिखा, तो पहला पॉइंट उन्होंने बोल दिया कि मेरे हिसाब से पार्टिकल क्या करेगा, डुअल नेचर करेगा। यानी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और कभी वो वेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर उन्होंने कहा कि ये वेव की तरह बिहेव करेगा पार्टिकल मेरा, तो उसके पास ये क्वालिटीज आनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज उसके पास होनी चाहिए। यानी उस पार्टिकल का जो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, उसके कोई ना कोई वेवलेंथ और कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को अब डी ब्रोगली डिराइव करके समझाते हैं, और इसके लिए वो सिंपल 2 इक्वेशंस लेते हैं। पहला इक्वेशन वो लेते हैं प्लैंक से और दूसरा इक्वेशन वो लेते हैं आइंस्टाइन से। पहला इक्वेशन उन्होंने लिया प्लैंक से, E = h न्यू,
बड़ा फेमस, आपको पता है ये वाला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन ये भी बहुत फेमस जो उन्होंने आइंस्टाइन से लिया, mc²। ठीक है, ये दो इक्वेशंस उन्होंने लिए। यहीं पर आप देख लो, ये वेव का है और ये मास होने के कारण पार्टिकल का है। तो यहीं उन्होंने अपने थियरी को ज्वाइन करने का काम शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये दोनों ही एनर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की एनर्जी है, तो मैं राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर दूंगा और ये आ जाएगा h nu इज इक्वल टू mc²। ठीक है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट या EM वेव, लाइट ही हम बोल के चलेंगे, इन वैक्यूम या एयर। ठीक है, सो c है लाइट की वेलोसिटी, m मास है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, यहां से एक c दूसरी तरफ ले जाओ तो mc बचेगा, यहां एक c दूसरी तरफ ले गए तो ये हो जाएगा hc/न्यू, आई एम वेरी सॉरी, h न्यू बाई c। ठीक है, हमें एक और इक्वेशन पता है कि न्यू लैम्डा इज इक्वल टू c, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेलोसिटी। और यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी के नीचे c को ले आए तो लैम्डा दूसरी तरफ चला जाएगा और हमारा इक्वेशन बन जाएगा न्यू बाई c इज इक्वल टू 1/λ बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को न्यू बाई c इज इक्वल टू 1/λ को हम अगर ऊपर सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास mc, ये वाला mc, ये आ जाएगा, ये देखिए h, और न्यू बाई c के बदले हमने लिखा 1/λ, सो h/λ आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अभी मैंने कहा m मास है और c क्या है, वेलोसिटी। ये देखो हमने लिखा वेलोसिटी, और मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम आ जाएगा h डिवाइडेड बाई लैम्डा। आप देखो ये डी ब्रोगली का वेरी फेमस इक्वेशन है, विच कनेक्ट्स मोमेंटम विच इज पार्टिकल प्रॉपर्टी टू वेव लेंथ विच इज वेव प्रॉपर्टी, और ये बोलता है कि पार्टिकल वेव की तरह अगर बिहेव करेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसका जो वेवलेंथ आएगा वो आएगा लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई लैम्डा, या यहां से लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, अभी तक हम इस इक्वेशन में p को mc मान के चल रहे थे क्योंकि हमने कहा था c वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। लेकिन अगर लाइट वैक्यूम में नहीं चल रही है, किसी मीडियम में पहुंच गई मान लो, तो c के बदले वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v आ जाएगी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई v। ठीक है, तो यहां पर लैम्डा बन जाएगा h डिवाइडेड बाई mv। ये वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देने के बाद डी ब्रोगली ने कहा ये तो मैंने समझा दिया कि किस तरह से मास और वेलोसिटी ये होने के बाद जो वेव बनेगी वो वेव का वेवलेंथ आएगा लैम्डा, ये तो डी ब्रोगली ने समझा दिया। अब ना बारी आई, डी ब्रोगली को कहा कि तुम अपनी वेव को, जो एक्चुअली में किससे बनी है, पार्टिकल की वेव है, उसको नाम क्या दोगे। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने कहा कि मैं इसे नाम दूंगा मैटर वेव। क्या नाम दूंगा इसे, मैटर वेव। सो वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल, एसोसिएटेड का मतलब जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है, एक पार्टिकल से जुड़ी है। वो वेव जो एक पार्टिकल से जुड़ी है उस वेव को नाम दे दिया गया मैटर वेव। और आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो मैटर वेव का चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंफ्यूज नहीं करना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव नहीं है, ये EM वेव से अलग एक और वेव है विच इज कॉल्ड मैटर वेव, जो पार्टिकल के साथ जुड़ करके बनती है। ठीक है, सो डी ब्रोगली ने पहले स्टेप में अपना लॉजिक दिया, दूसरे स्टेप में
उस लॉजिक का मैथमेटिकल स्टेप दे करके हमें वेवलेंथ बताया उस पार्टिकल का, और तीसरे स्टेप में उन्होंने उसका नाम दे दिया मैटर वेव, ठीक है। और लास्ट और फाइनल स्टेप में डी ब्रोगली ने क्या किया, लास्ट और फाइनल स्टेप में डी ब्रोगली ने एक्चुअली में एक पार्टिकल लिया और उस पार्टिकल के पूरी कैलकुलेशन करके वेवलेंथ निकाली। सो उन्होंने बताया मैटर वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। ये देखो, आप लाइन पढ़ो ध्यान से, अगर फिजिक्स की नजर से इस लाइन को पढ़ोगे तो कमाल की लाइन है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ठीक है, और आप इस पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल रहे हो, यानी पार्टिकल डबल नेचर कर रहा है और पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और इस वेव जिसको नाम दिया मैटर वेव, उस वेवलेंथ की उसकी वेवलेंथ निकालनी है अब डी ब्रोगली ने, ठीक है। सो अपनी पूरी लॉजिक जो है वो डी ब्रोगली ने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट की। कहा उन्होंने कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल में चलता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन तभी आगे मूव करेगा जब वहां पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल यानी यहां कुछ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये कितना पोटेंशियल है, मान लो V, और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, E। तो कितना वर्क डन करेगा ये इलेक्ट्रॉन, द वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रॉन विल बी E मल्टीप्लाइड बाय V। आपने यूनिट 1 में इसको बहुत बार किया है, दैट वर्क डन इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। यहां चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए Q के बदले हमने E लिखा है, ठीक है। दूसरा, इस वर्क डन के कारण जो काइनेटिक है, जो चलेगा ना इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी ½ mv² इलेक्ट्रॉन की। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी उसको कहां से मिली, ये वर्क डन के कारण मिल रही है या इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण मिल रही है। तो ये बन जाएगा ½ mv² इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। ये इक्वेशंस अगर आपको समझ में आ गए तो फिर आगे बड़ा आसान है। हम 2 और m को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, m अगली तरफ जाके नीचे चला जाएगा, तो v² बन जाएगा 2ev डिवाइडेड बाई m, और यहां से v आ जाएगा √2ev डिवाइडेड बाई m। तो ये इलेक्ट्रॉन की उन्होंने निकाली वेलोसिटी, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं निकालनी है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, वेवलेंथ, दिख रहा है। और वेवलेंथ के लिए डी ब्रोगली ने फॉर्मूला जो निकाला था वो निकाला था h डिवाइडेड बाई mv, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी आई है उसको इन्होंने यहां सब्स्टिट्यूट करना, सो लैम्डा बन जाएगा h डिवाइडेड बाई m, ठीक है। और v के बदले यहां से देखो लिखा उन्होंने √2ev डिवाइडेड बाई m। अगर मैं इस m को अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगी तो m अंडर रूट के अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, सो लैम्डा बन जाएगा h डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर EVM का स्क्वायर, ये m अंदर गया स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई m, ये वाला एक m से एक m कट गया, सो लैम्डा मेरे पास आएगा, वेवलेंथ आ जाएगी h डिवाइडेड बाई √2eVm, ठीक है। ये उन्होंने वेवलेंथ की वैल्यू निकाली, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े हुए मैटर वेव की,
है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े हुए मैटर वेव की उन्होंने ये वेवलेंथ निकाली। उन्होंने इसमें आगे देखा कि यार ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ना, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करता हूं। और फिर उन्होंने आगे इसको सॉल्व किया कि लैम्डा बन गया आपका, h की वैल्यू डाल दी 6.63 10 टू द पावर -34, 6.62 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाई क्या क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए, E चाहिए, M चाहिए, और V तो हमें पता नहीं है कौन सा है। सो √2, E के बदले उन्होंने लिखा 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम आना था। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10 टू द पावर -31 kg, तो वो इन्होंने यहां पर लिखा 9.1 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। और साथ में बनेगा यहाँ V, ये चेंज हो सकता है ना, तो लैम्डा बन जाएगा आपका, ये सब सॉल्यूशन देने के बाद आया 12.27 डिवाइडेड बाय √कैपिटल V, और यूनिट आएगी आर्मस्ट्रॉन्ग। आप याद करो +1 में हमने किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, तो वो यहां आर्मस्ट्रॉन्ग वाली यूनिट आई। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, जो इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है। अब ये सब थियरी थी, ये सब डी ब्रोगली की क्या थी, थियरी। और जब उन्होंने ये थियरी दी तो उसके बाद 2 साइंटिस्ट, एक का नाम डेविसन और दूसरे का नाम जर्मर, ठीक है। सो 2 साइंटिस्ट थे, डेविसन और साथ में जर्मर, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि यस, अगर आप इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं निकल क्रिस्टल के ऊपर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खूब बीम ली, बीम यानी फाइन एक रे ली इलेक्ट्रॉन की, और निकल क्रिस्टल के ऊपर उसको हिट किया, तो फिर उन्होंने देखा कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है तो वो वेव बना के स्कैटर होता है, और उस वेव की वेवलेंथ जो निकली वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले से मैच करती हुई निकली। बिल्कुल उन्होंने जो पोटेंशियल यूज किया था वो जब यहां पर उन्होंने रखा तो फॉर्मूले से और एक्सपेरिमेंट से जो आंसर आया वेवलेंथ का वो बिल्कुल सेम था। लैम्डा एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो आंसर आया, और लैम्डा डी ब्रोगली की थियरी के द्वारा, यानी ये वाले इक्वेशन के द्वारा जो लैम्डा आया, ये दोनों बिल्कुल मैच करते थे। सो प्रूव हो गया, डेविसन जर्मर ने डी ब्रोगली की थियरी प्रूव कर दी, ठीक है।